हेलो बच्चों, दिस इज परवीन गोयल सर फ्रॉम एज क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आपके सामने बच्चे टू डिस्कस अबाउट यूजीसी। सर यूजीसी के लिए डिस्कशन करेंगे? नहीं बेटे, यूजीसी के आगे एक वर्ड ऐड कर रहा हूं मैं, नेट। जेआरएफ, यूजीसी नेट ऑब्लिक या एंड या फिर और, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये यूजीसी नेट क्या होता है, यूजीसी जेआरएफ क्या होता है बच्चे। कोई भी स्टूडेंट जो अपना मास्टर्स, पहले बेटे ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स के लिए जाते हैं। जितने नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट हैं वो एमकॉम के लिए चले जाते हैं, जितने इको ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली एमए इकोनॉमिक्स के लिए चले जाते हैं। जो आर्ट साइड स्टूडेंट्स हैं वो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करते हैं और मास्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंडेटरी नेट के लिए क्या है, आप मास्टर्स में होने चाहिए। आपका मास्टर चल रहा है, आप अपने एमकॉम में हैं, अपने एमए इको कर रहे हैं या कोई भी मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आप नेट एग्जाम के लिए, जेआरएफ एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसमें आपको 2 पेपर कंप्लीट करने हैं, जिसमें पेपर 1, दिस इज कॉमन पेपर फॉर ऑल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका मास्टर आपका कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, जिस भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर हो, पेपर 1 आपके लिए कॉमन है। फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बोले तो बेटे, अगर आप कॉमर्स में हैं, ग्रेजुएशन आपने कॉमर्स में करी है, तो आपने आगे चल के अगर मास्टर्स में एमकॉम करा है या एमकॉम कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है मेन सब्जेक्ट लेने का। कॉमर्स वाले बच्चों के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, एज एन कॉमर्स मेन सब्जेक्ट लें या मैनेजमेंट मेन सब्जेक्ट ले लें। तो यूजीसी नेट वो कॉमर्स में कर रहे हैं या यूजीसी नेट वो मैनेजमेंट में कर रहे हैं, एग्रीड। बट उन दोनों में ही पेपर 2 में डिफरेंस आएगा। पेपर 1 विल बी कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, पेपर 1 विल बी कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट। पेपर का पैटर्न क्या है, ये बेटे पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, विद नो नेगेटिव मार्किंग। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा विद नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे? हाँ बच्चे, नॉर्मली सारे स्टूडेंट पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। क्लियर? अब पेपर 1 बेटे 10 यूनिट्स हैं। अगर हम कोर्स कंटेंट डिस्कस करें, अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 नॉर्मली इस पेपर में भी बेटे 10 यूनिट्स रहेंगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, दैट इज 200। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। टोटल पेपर कितने मार्क्स का रहेगा बच्चे? 300 मार्क्स का। टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स मिलेंगे आपको। क्लियर? तो ये वीडियो हमारी है सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की डिस्कशन के लिए। पेपर 2 बच्चों का मेन सब्जेक्ट है, उसकी डिस्कशन के लिए सेपरेट वीडियोस आएंगी।
पेपर 1 की डिस्कशन हम करते हैं, विच इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेदर यू आर टेकिंग पेपर 2 इन कॉमर्स और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स और एनी अदर स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप करें। क्लियर? चलो जी। अच्छा जी, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं यहाँ पर, सर नेट और जीआरएफ में डिफरेंस क्या होता है? बेटे ये जो आप 300 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं, इसके बाद यूजीसी एक मेरिट लिस्ट ऑब्लिक कट ऑफ इशू करता है। क्या इशू करता है? या तो इसको मेरिट लिस्ट बोलेंगे या कट ऑफ बोलेंगे। आपके मार्क्स आ गए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क्स एक कट ऑफ डिसाइड की जाती है। अज्यूमिंग ये कट ऑफ डिसाइड की गई 55% फॉर नेट एंड 58% फॉर जीआरएफ। इनका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके अगर उस एग्जाम में मार्क्स 55% से कम हैं तो वो क्वालिफाइड नहीं है। नेट भी उसने क्वालिफाई नहीं करा और जीआरएफ भी क्वालिफाई नहीं करा। अगर उस बच्चे के 55% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है, वो नेट क्वालिफाइड है। अगर वहीं पर उस स्टूडेंट के 58% से मार्क्स ज़्यादा हैं, 58 या 58% से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में वो जीआरएफ क्वालिफाइड है। सर नेट क्वालिफाइड और जीआरएफ क्वालिफाइड का डिफरेंस क्या हुआ? बेटे अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड हैं तो यूजीसी बोलता है हम आपको स्कॉलरशिप देंगे फॉर रिसर्च। हम आपको क्या देंगे? स्कॉलरशिप देंगे फॉर रिसर्च। अगर आप अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो या तो आप एमफिल कीजिए या आप पीएचडी कीजिए, दोनों में से कुछ भी एक चीज स्टार्ट कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कीजिए, आपको पर मंथ की स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपके अकाउंट में अमाउंट आता रहेगा। इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च करें, रिसर्च के पेपर यूज होंगे फॉर पीपल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के लिए वो यूजफुल रिसर्च रहेगी। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, तो इसका मतलब है आप टीचिंग के लिए एलिजिबल है। किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ अगर लेक्चरर की, एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको कंसीडर करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के बाद एक सिंपल सा पेपर आपको देना है, जिस पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जर्नल फॉर ऑल द कैंडिडेट सेम होगा। पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है। गेटिंग माय पॉइंट? पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे। गेटिंग? चलिए आगे चलते हैं बेटे। मैं आपके सामने कुछ कोर्स कंटेंट लेकर आया हूं बच्चे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इस कोर्स कंटेंट को। आइए बेटे, ये पेपर 1 का बेटे कोर्स कंटेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम इस कोर्स के मेन ऑब्जेक्टिव को पढ़ लें। क्या है? रीड कीजिए मेरे साथ थोड़ा सा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एसेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। पेपर 1 में हम चाहते क्या है, यूजीसी क्या चाहता है? एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की जो आगे चलकर टीचर बनेगा, टीचिंग करेगा या आगे चल के रिसर्च करेगा, तो उसकी कैपेबिलिटीज चेक करना चाहता है इस पेपर के थ्रू, कि उसके अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर टीचिंग कैपेबिलिटी है या नहीं, रिसर्च की कैपेबिलिटी है या नहीं, उसके अंदर रिसर्च एंड टीचिंग का एप्टीट्यूड है या नहीं। एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड एक पॉजिटिव वर्ड है, इसमें पॉजिटिवनेस नजर आती है कि वो उस पर्टिकुलर टीचिंग के लिए, उस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए तैयार है या नहीं, पॉजिटिवनेस उसमें है या नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने कहा पेपर 1 में, मैं यहाँ दोबारा करूं, नॉर्मली यहाँ पर कितनी यूनिट्स होंगी बेटे? 10 यूनिट्स, 5 क्वेश्चंस from each units,
2 marks each. Total 100 marks. टोटल कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का ये पर्टिकुलर पेपर है. आती है बात समझ? इतना सर 10 यूनिट्स, ये तो बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट हो गया. बेटे ये बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है अगर देखा जाए, बट आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज जनरेट करनी है सो दैट इस पेपर को बहुत आराम से आप निकाल सकें. ऐसा नहीं है जिस भी स्टूडेंट्स के नेट क्लियर हुए हैं उन्होंने 10 की 10 यूनिट्स में वो मास्टर थे. अगर आउट ऑफ 10 आप 5 या 6 यूनिट्स में मास्टर्स हैं, अच्छे हैं, और रेस्ट यूनिट्स में एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, फिर भी आपका नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई हो सकता है. कैसे? देखिए मेरे साथ. बेटे यूनिट्स देखते हैं. फर्स्ट जो यूनिट्स आपको नजर आ रही है ये है टीचिंग एप्टीट्यूड. यहाँ पर स्टूडेंट का टीचिंग एप्टीट्यूड जज किया जाता है. तो एज सच टीचिंग एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से करिएगा. क्यों? क्योंकि ये एग्जाम किस चीज का है? मेन ऑब्जेक्टिव एग्जाम का है कैंडिडेट की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड चेक करना. कैपेबिलिटी, कैपेसिटी उसकी है या नहीं, कैपेबिलिटी है या नहीं, ये देखना. चेक करते हैं. इसमें बेटे मैं इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करूंगा कि आप अगर एक यूनिट को पूरा ना करें तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उनको देख लें. देखिए टीचिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, ये देखा जाता है. इसमें मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिवनेस, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है. इसको आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा. सेकेंड पॉइंट, learners characteristics of excellence and adult learner, academic, social, economic and quantitative individual differences. यहाँ पर जो important part है बेटे, ये characteristics of excellence, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट. इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं इनमें. फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, नेक्स्ट आ गया फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग. नेक्स्ट आ गया मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग. ये सारा पार्ट टीचिंग कैपेबिलिटी या टीचिंग एप्टीट्यूड को डेवलप करता है. यहाँ पर ये टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, इसका मतलब होता है टीचर सेंटर्ड. टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें को समझ रहे हैं, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से. लर्नर सेंटर्ड मतलब जो इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीजों को समझ रहे हैं. तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट में. तो यूनिट 1 कौन सा हुआ? टीचिंग एप्टीट्यूड. यूनिट 2 इसी तरीके से होगा रिसर्च एप्टीट्यूड. यूनिट 2 कौन सा है बेटे? रिसर्च एप्टीट्यूड. जिस तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव इस एग्जाम का क्या था बेटे? टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी एंड एप्टीट्यूड को जज करना. इसी कारण से ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट रहेगी. आपको बहुत मुश्किल नहीं है, इसको भी एक तरीके से अपने मास्टर इसमें करना है आपको, सो दैट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट आते हैं. तो ये 5 क्वेश्चन टीचिंग के, 5 क्वेश्चन रिसर्च के आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा एग्जाम के लिए. आगे चलते हैं. इसमें क्या क्या है बच्चे? इसमें इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ रिसर्च. यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टाइप ऑफ रिसर्च पे. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ रिसर्च. ये मेथड्स ऑफ रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है. मेथड ऑफ रिसर्च में पढ़े एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड. स्टेप्स ऑफ रिसर्च आ गया. फिर इस रिसर्च में थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग. बेसिकली यहाँ हमें समझना होता है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंसेस क्या है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं. फिर आ गया आपका आईसीटी रिसर्च. आईसीटी बेसिकली होता क्या है? ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. आज के ज़माने में जो टीचिंग है उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कंप्यूटर का, स्लाइड शो का किस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं.
आईसीटी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो सेपरेट यूनिट भी है, तो इस यूनिट में भी आ रही है और एक सेपरेट यूनिट भी आएगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद रिसर्च थीसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यूनिट 1 आई रिपीट क्या था, यूनिट 1 था बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। दोनों में ही आपका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिट 3 पर चलते हैं। यूनिट 3 बेटे कॉम्प्रहेंसिव है। ये कॉम्प्रहेंसिव होता क्या है, आपके एग्जाम में एक पर्टिकुलर पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सबके लिए बहुत आसान होता है, ज्यादा मुश्किल होता नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उस पैराग्राफ में ही है, उस पैराग्राफ से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो पैराग्राफ से ही आपको निकालना है और आंसर दे देना है, हो गई बात खत्म। तो ये बहुत आसान यूनिट है, मुश्किल यूनिट नहीं है, इसमें भी सारे स्टूडेंट स्ट्रांग होने जरूरी हैं। तो फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड यूनिट कॉम्प्रहेंसिव। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह देखी जाती हैं। ये भी बहुत आसान सी यूनिट है, मुश्किल यूनिट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर यूनिट का। क्लियर? हम 5 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, सॉरी 4 यूनिट। 5th यूनिट है आपकी, देखना मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये बेसिकली मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। कुछ बच्चों के लिए ये आसान होता है, कुछ बच्चों के लिए ये चीज मुश्किल होती है, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। अगर आपको ये यूनिट मुश्किल लगती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसका इजी वाला पार्ट तो जरूर करके जाइए कि आउट ऑफ 5 हम 2 या 3 क्वेश्चंस आराम से कर पाए। 2 या 3 में आप जो भी अटेम्प्ट तो करना है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अपनी इच्छा से कोई भी आंसर आप चूज कर सकते हैं। बट ये मैथमेटिक्स वो बेसिक मैथमेटिक्स है जो 10th लेवल तक आपने पढ़ा है। 10th से ऊपर का मैथ्स इसमें नहीं आता। इसमें फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, रेशो के क्वेश्चन, प्रपोर्शन क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेजिंग, इस तरीके के बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। लेवल 10th का रहेगा, 10th से ऊपर का लेवल मैथमेटिक्स का नहीं आता। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट देखो बेटे, यहाँ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जैसा ही लॉजिकल रीजनिंग है। क्या है बच्चे? लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में दोनों की दोनों प्रैक्टिकल टाइप ऑफ थिंग्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल कुछ भी नहीं आता है इसमें। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखेंगे तो इसको किसी भी सोर्स आपका क्या होना चाहिए, किसी भी बुक से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उस बुक में जितने क्वेश्चंस हैं इन दोनों के और नेक्स्ट यूनिट के, आराम से उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरियल प्रपोजिशंस, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में पूछी जाती हैं। इसमें मोड एंड फिगर इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्क्वायर, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वेन डायग्राम एक बहुत आसान सी चीज है, ये भी क्वेश्चन इसका एटलीस्ट एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का आ जाता है नॉर्मली। ये बहुत सिंपल सा डायग्राम होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप 2, 3, 4 क्वेश्चन करके ही इनके चीजें समझ सकते हैं। अब आ जाएगा इंडियन लॉजिक्स। इंडियन लॉजिक्स में आगे ये पूछा जाता है प्राणायाम, इसके टाइप ऑफ प्राणायाम में आगे पूछे जाते हैं प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमाना, शब्द, अर्थपति, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन पर बेस्ड होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? ये है लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट। लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट के बाद हमारी यूनिट आती है डाटा इंटरप्रिटेशन।
एक पर्टिकुलर डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा, चार्ट्स वगैरह बनेंगे और हम उससे डिसीजंस कैसे निकालेंगे, ये सारा का सारा इस यूनिट में सिखाया जाता है। ये चार्ट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारी 8th यूनिट है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है क्लासेस का, तो उसके लिए ये यूनिट अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें उनसे रिलेटेड पूछे जाती हैं जर्नल एब्रिविएशन कि किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म क्या है, कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें दी जाएंगी, फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, इंटरनेट का बेसिक क्या है, ईमेल्स क्या होती हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, ये सिंपल सिंपल चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, जरूरी नहीं है आपको सारे यूनिट में से मास्टर होना है। कुछ यूनिट में आप मास्टर हो जाइए, कुछ यूनिट में आप एवरेज भी रहेंगे, तो आपका आराम से पेपर 1 क्लियर हो जाएगा, पेपर 1 में अच्छा आप स्कोर कर लेंगे। 9th यूनिट और 10th यूनिट दोनों की दोनों थोड़ा हिस्टोरिकल नेचर के यूनिट्स हैं। यहाँ इन यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए, जैसे 9th यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पर बेसिकली आपको डेट, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव, गोल्स, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर एक्ट कौन सी डेट पर आया था, ये पर्टिकुलर एक्ट में मेन इंफॉर्मेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये ब्रॉड चीजें आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट का क्या इंटरेक्शन है, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ पॉल्यूशन, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पूछा जाता है कि रिसोर्सेज किस तरीके का, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इस पर क्वेश्चंस आते हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर ये चीजें पूछी जाती हैं। लास्ट आपकी जो यूनिट है 10th यूनिट, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर पुराने जमाने में इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंसेंट इंडिया, पुराने जमाने में, पुराने इंडिया के टाइम में जब गुरुकुल वगैरह होते थे, तब एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से मूव करता था, ये पूछा जाता है। मॉडर्न जमाने में एजुकेशन सिस्टम का क्या रोल है, क्या सिस्टम हो गया है, और आजकल ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या चेंजेस आए हैं, ये पूछे जाते हैं। आर राइट टू एजुकेशन, इस एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसीज से रिलेटेड बातें इसमें पूछी जा सकती हैं। वही है, ये दोनों यूनिट जो लास्ट की हैं वो डेट और फैक्ट से रिलेटेड है। डेट और फैक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डेट और फैक्ट सारे याद कर पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए इन दोनों यूनिट्स में अगर आप एवरेज रह जाएं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको स्ट्रांग किस में बनना है, मेरी रिकमेंडेशन है टीचिंग एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड स्ट्रांग रखिएगा, कॉम्प्रहेंसिव कम्युनिकेशन ये स्ट्रांग रखिएगा। टोटल मिलाकर ये 4 यूनिट स्ट्रांग हैं। डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आप एवरेज और अबव एवरेज रह सकते हैं। गेटिंग माय टाइम पॉइंट? तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। यूट्यूब पे हम नई इंफॉर्मेशन आपको अबाउट द UGC नेट किस तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टाइम टू टाइम बेसिस पे पेपर 2 का कॉमर्स मैनेजमेंट भी हम इस तरीके के वीडियो आपको लेके आएंगे। थैंक यू।